यार, रेलवे स्टेशन। गौरव एक टिकट कलेक्टर था और उसकी पोस्टिंग बंगाल के एक छोटे से इलाके में बने एक रेलवे स्टेशन में हुई थी। उस रेलवे स्टेशन का नाम था बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन। रात का समय था और गौरव रिक्शे में बैठकर पहली बार वहां जा रहा था। गौरव वहां पहुंचा ही था कि उसका रिक्शे वाला हड़बड़ाते हुए गौरव से पैसे मांगने लगा। उस रिक्शे वाले के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से बुरी तरह घबरा उठा है। गौरव अपने वॉलेट से पैसे निकाल ही रहा था कि तभी वो रिक्शे वाला उससे कहने लगा, जल्दी करो साहब, मुझे जल्दी जाना है। गौरव के पास खुले पैसे नहीं थे। किराया 60 रुपए था और उसके पास 50 का ही नोट था। लेकिन इससे पहले कि गौरव कुछ कहता, वो रिक्शे वाला वही 50 रुपए का नोट लेकर वहां से तेजी से अपना रिक्शा लेकर चला गया। गौरव को उसकी हड़बड़ाहट थोड़ी अजीब लगी, पर क्योंकि वो स्टेशन देर से पहुंचा था तो उसे अभी बहुत काम था। इसलिए गौरव ने उस रिक्शे वाले को नजरअंदाज किया और स्टेशन के अंदर चला गया। स्टेशन पर पहुंचकर गौरव को वहां सफाई करता हुआ एक कर्मचारी मिला। गौरव जैसे ही उसके करीब गया, वो आदमी मुस्कुराया और अपना काम छोड़कर गौरव को स्टेशन दिखाने लगा। स्टेशन में एक टिकट काउंटर था और टीटी के लिए एक छोटा सा रेलवे क्वार्टर बना हुआ था। गौरव ने स्टेशन को जब पूरी तरह से खाली देखा तो उसने मजाक में उस कर्मचारी से पूछा, यहां इतना ही सन्नाटा रहता है हमेशा, या कोई आता जाता भी है? यह सुनते ही उस कर्मचारी ने कुछ अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा, साहब, कोई गांव वाला आए या ना आए, वो तो जरूर ही आएगी। इतना कहकर वो कर्मचारी चुप हो गया। गौरव ने उससे पूछा कि वो क्या कहना चाह रहा है। इस पर कर्मचारी ने कोई जवाब नहीं दिया और बात को टालने के लिए वो गौरव के लिए चाय लेने चला गया। आज गौरव की उस स्टेशन पर पहली रात थी। गौरव ऑफिस में बैठा कुछ रजिस्टर्स अपडेट कर रहा था कि तभी जोर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। उस रात की पहली ट्रेन जो बेगुनकुडार रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी, उसे चार्ट के हिसाब से तो स्टेशन पर रुकना चाहिए था, पर वो ट्रेन बिना रुके स्टेशन से आगे जाने लगी। इतने में गौरव ने देखा कि एक लड़की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पीछे पीछे उसे रोकने के लिए भाग रही थी। गौरव जैसे ही उठकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचा, वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा और इसलिए वो अपने ऑफिस में वापस आ गया। करीबन आधा घंटा बीता और एक और ट्रेन उस स्टेशन पर आई, पर वो भी बिना रुके वहां से निकलने लगी। गौरव ट्रेन के बारे में कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसे फिर से वही लड़की ट्रेन के पीछे प्लेटफॉर्म पर भागती हुई दिखी। गौरव ने उस लड़की को कई आवाजें लगाई, पर वो लड़की ट्रेन के पीछे दौड़ती हुई आगे तक निकल गई। इस बार भी जब तक गौरव प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वो लड़की फिर से कहीं खो गई। गौरव को अब थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने सोचा कि अगली ट्रेन का इंतजार वो प्लेटफॉर्म पर ही करेगा। उसे लगा कि ट्रेन का ड्राइवर उसे सामने खड़ा देख ट्रेन को जरूर रोकेगा। करीबन आधा घंटे बाद एक और ट्रेन आई। गौरव को स्टेशन पर खड़ा देख ड्राइवर ने ट्रेन को धीमा तो किया, पर एकदम से उस ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने फिर से ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी और ट्रेन को उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म के सामने से तेजी से निकाल के ले गया। गौरव ड्राइवर को आवाज लगाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि सफेद साड़ी पहने वही लड़की दौड़ती हुई आई और प्लेटफॉर्म पर भागती हुई ट्रेन से भी आगे निकल गई। गौरव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लड़की
गौरव की आंखों के सामने ट्रेन की रफ्तार से भी तेज भाग रही थी। ये देखकर गौरव एकदम सहम सा गया और वो दौड़कर अपने ऑफिस में आ गया और अपने आप को उसने अंदर से बंद कर लिया। अभी जो उसने देखा था उसे देख गौरव के होश उड़ चुके थे। वो अपनी चेयर पर बैठकर अपने आप को शांत ही कर रहा था कि तभी उसे ऑफिस की खिड़की से प्लेटफॉर्म पर जो दिखा उससे उसकी रूह कांप उठी। उसी दौड़ती हुई लड़की का आधा कटा हुआ धड़ हाथों के बल प्लेटफॉर्म पर रेंग रहा था। गौरव का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो उस लड़की को देखकर जोर से चीखा और पीछे के दरवाजे से स्टेशन के बाहर भाग गया। गौरव दौड़ता दौड़ता स्टेशन से करीबन आधा किलोमीटर दूर आ गया था और उसे वहां फुटपाथ पर सोया एक आदमी मिला। वो आदमी घबराए हुए गौरव की आहट से अचानक उड़ गया। गौरव हांफते हुए उस बूढ़े आदमी को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बड़बड़ाने लगा। फुटपाथ पर सोए आदमी ने गौरव की यूनिफॉर्म को पहचान लिया और उससे मुस्कुराकर कहने लगा कि अगर वो अपनी जान की परवाह करता है तो फौरन अपनी पोस्टिंग को बदलवा ले। उसने बताया कि बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन भूतिया है। उसने कहा कि वो स्टेशन करीबन पिछले 40 सालों से बंद पड़ा था और 2009 में जब से वो वापस खुला तब से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही रहा है। माना जाता है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले स्टेशन की आउटर रिंग पर एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। सभी का मानना है कि वो स्टेशन वाली आत्मा उसी लड़की की है। बेगुन कुडार स्टेशन पर रात के समय कोई भी ट्रेन नहीं रुकती, पर उस लड़की की आत्मा रात में गुजरने वाली हर एक ट्रेन के सामने जरूर दौड़ती पाई जाती है। उसने कहा कि गौरव से पहले कई लोग जो यहां काम करने आए उन्होंने या तो अपना मानसिक संतुलन खो दिया या उनके साथ कोई दर्दनाक हादसा हुआ है, इसलिए यहां पर कोई भी काम नहीं करना चाहता और ना ही यहां से कोई रात में ट्रेन पकड़ता है। गौरव ने सब कुछ सुन लिया और उसी रात सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस लौट गया। इस वजह से उसे नौकरी से कुछ महीनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था, पर शायद उस स्टेशन को छोड़कर उसने अपनी जान बचा ली। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल का बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन सच में हॉन्टेड है? क्या इसे दोबारा खोल देना सही डिसीजन था? ये कहानी हमारे एक व्यूअर अमित ने हमें भेजी है। अब मैं आपको उसी के नजरिए से ये कहानी सुनाऊंगा। ये बात 2012 की है, जब मैं बिट्स पिलानी में इंजीनियरिंग कर रहा था। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मुझे गांधी भवन हॉस्टल में रूम नंबर 138 अलॉट हुआ था। हॉस्टल के पहले दिन से मेरे साथ कुछ अजीब ही चीजें हो रही थी। रोज सोने के बाद आधी रात में मुझे किसी लड़के के रोने की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई उस लड़के को बहुत बुरी तरह पीट रहा हो। कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे रूम के अंदर कोई आया है और खिड़की के पास खड़े होकर मुझे बस घूरे जा रहा है। मुझे तब और ज्यादा डर लगने लगा जब मेरे रूममेट ने बताया कि उसे ऐसी कोई आवाजें सुनाई नहीं देती थी। शुरू के पहले महीने में हमें 4 दिन की छुट्टी मिली थी। कई लोग घर चले गए और हॉस्टल में बहुत ही कम लोग रुके थे। मेरा रूममेट भी घर चला गया था और मैं मेरे रूम में अकेला था। उस दिन बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। करीब रात के 12 बजे दरवाजे पे बहुत जोर से खटखट हुई। मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था और जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बारिश और तेज हो गई, जिसकी वजह से लाइट भी चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर और जोरों से खटखट हुई।
लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था। तब मैंने देखा कि बगल वाला कमरा जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था वो खुला पड़ा। पता नहीं मुझे क्या सोचा, पर मैं इस रूम के अंदर जाने से खुद को रोक ही नहीं पाया। अंदर घुसते ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मुझे फिर वही रोने की आवाज सुनाई देने लगी जो मुझे रोज रात में सोने नहीं देती थी। तभी मेरे पीछे की अलमारी बहुत तेजी से हिलने लगी और मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर से कोई बाहर आना चाहता है। इतने में मुझे खिड़की टूटने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुझे कड़कती बिजली की रोशनी में पंखे से लटकी एक लड़के की लाश दिखी। मैं वो देख के बुरी तरह घबरा गया और उस कमरे से निकलकर नीचे गार्ड के पास भागा और उसे सब कुछ बताया। वो गार्ड मुझे वापस उस रूम नंबर 137 ले गया। जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। उस कमरे पर ताला लगा था। गार्ड ने मुझे बताया कि वो रूम पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है। उसने बताया कि यहाँ एक लड़का रहता था जिससे यहाँ एक प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया था। प्रोफेसर को उनका रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और कल्चरल फेस्ट के एक दिन उस प्रोफेसर ने उस लड़के को पंखे से लटका कर मार डाला और उस लड़के का नाम भी अमित था। ये सुन के मैं पूरी तरह दंग रह गया। मैंने अगली सुबह ही अपना हॉस्टल चेंज कराया। उस रात के बाद मेरे साथ ऐसा किस्सा फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर उस हॉस्टल के सामने से गुजरने की हिम्मत कभी नहीं हुई। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। यह जगह किसी अजूबे से कम नहीं है। दूर दूर से लोग रामोजी फिल्म सिटी को देखने आते हैं, पर यह जगह इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक भी है। रामोजी राव द्वारा बनाई गई ये फिल्म सिटी अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए बैठी है। लोग कहते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी एक पुराने जमाने की युद्ध भूमि पर बनी हुई है और वो ऐसे सोल्जर्स की आत्मा से हॉन्टेड है जो बहुत साल पहले उसी युद्ध भूमि में अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन 26 साल की समायरा को इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसका बचपन से सिर्फ एक ही सपना था, एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनने का। पर उस सपने को पूरा करने में बहुत स्ट्रगल भी था। समायरा को इंडस्ट्री में 5 साल हो चुके थे, पर अब तक उसे ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था जिसे वो अपना बड़ा ब्रेक कंसिडर कर सके। समायरा की अब अपने सपने पर गिव अप करने की नौबत आ गई थी। तभी एक सुबह उसे एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया। उस कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया कि एक बड़े बॉलीवुड मूवी डायरेक्टर को उसकी प्रोफाइल बहुत पसंद आई है और वो उसे अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता है। समायरा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी ऑडिशन की वीडियो सेंड की और कुछ ही दिनों में उसे सिलेक्शन का कॉल आ गया। समायरा को रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग का इनविटेशन आया और वो निकल पड़ी अपने सपने को मुमकिन करने के लिए। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में जितना समायरा ने सुना था वो उससे भी ज्यादा सुंदर थी। मूवी का सेट बहुत ही बड़ा था। फिल्म की पूरी टीम से मिलकर समायरा अपने ग्रीन रूम में चली गई। समायरा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सपना सच हो रहा है कि तभी उसे अपने ग्रीन रूम के बंद वॉशरूम के अंदर से एक आवाज आई। समायरा को यह बात बहुत अजीब लगी। वो अंदर से बज रहे दरवाजे के पास गई तो आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई उस वॉशरूम के अंदर फंस गया है और बाहर आने के लिए खटखटा रहा है। लेकिन जब समायरा ने वो दरवाजा खोला तो उस बाथरूम के अंदर कोई नहीं था। समायरा इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे कुछ फूटने की तेज आवाज आई। समायरा भागकर वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी ड्रेसिंग टेबल के बड़े से मिरर पर एक बहुत बड़ा क्रैक था और उस मिरर पर लाल रंग से किसी अलग लैंग्वेज में, शायद एशियंट उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर समायरा की चीख निकल गई और वो ग्रीन रूम से बाहर भागी। उसने सेट पर मौजूद लोगों को सब कुछ बताया और कुछ असिस्टेंट्स समायरा के साथ
उस ग्रीन रूम में गए, पर जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शीशा भी जुड़ा हुआ था और वॉशरूम से कोई आवाजें भी नहीं आ रही थीं। समायरा की बात पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था, और क्योंकि शूट बस शुरू ही होने वाली थी तो कुछ मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप करने लगे। समायरा को भी अपने साथ हुआ यह किस्सा भुलाना पड़ा और वो शूट से पहले अपनी लाइंस की रिहर्सल करने लगी। पहले सीन में समायरा शॉपिंग करके अपने घर लौट रही थी और रास्ते में एक चोर उसका बैग छीनने वाला था। सीन बिल्कुल परफेक्ट हुआ, पर फिर भी डायरेक्टर लाइट्स एडजस्ट करके उस सीन के रीटेक्स लेने लगा। सिर्फ उसी एक सीन के करीबन 20 टेक्स हो चुके थे। समायरा थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट होने लगी थी, इसलिए उसने डायरेक्टर से फीडबैक मांगा। डायरेक्टर ने समायरा को कैमरे के पास बुलाया और उससे बताया कि उस सीन में समायरा की कोई गलती नहीं थी, पर हर बार एक काली सी परछाई समायरा के सर के पास आ रही थी। डायरेक्टर को लग रहा था कि कोई लाइटिंग का इशू था, पर समायरा को उस परछाई में कुछ ऐसा दिखा जिससे उसके होश उड़ गए। समायरा को उस परछाई में 2 लाल आंखें दिखी। समायरा अब घबराने लगी थी, पर वो आंखें सिर्फ वही देख पा रही थी। वो और लोगों को भी उन आंखों को दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो इस सीन को स्किप करेंगे और अब इंडोर सीन्स को पहले शूट करेंगे। अगले शॉट में समायरा अपने घर के काउच पर बैठी हुई चाय पी रही थी। उसी शॉट के लिए एक स्पॉट बॉय सेट के ठीक ऊपर से स्पॉटलाइट कैमरे पर डाल रहा था, पर अचानक से वो स्पॉट बॉय स्पॉटलाइट के समेत 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा और स्पॉटलाइट का कांच टूटकर सीधा उसके पेट में घुस गया। इस घटना के बाद पूरे सेट पर हाहाकार मच गया। उन्होंने स्पॉट बॉय के लिए एक एम्बुलेंस बुलाई, पर अपनी अधमरी आवाज में वो सिर्फ एक ही चीज कहता रहा कि उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया था। अब सबको लगने लगा था कि उस सेट पर कुछ तो अजीब हो रहा है, पर इस घटना के बावजूद फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अब भी चाहते थे कि एटलीस्ट उस दिन में एक सीन तो शूट हो जाए। इसलिए उन्होंने एक लास्ट सीन शूट करने का सोचा। उस सीन में समायरा अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी और बस कुछ क्लोजअप शॉट्स थे। उस सीन को शुरू करने के लिए डायरेक्टर ने एक्शन बोला, लेकिन समायरा फिल्म की स्क्रिप्ट से कुछ अलग ही एक्शंस कर रही थी। जब डायरेक्टर ने देखा कि समायरा फिल्म के क्यूज को फॉलो नहीं कर रही, तो उसने जोर से कट चिल्लाया, पर समायरा फिर भी नहीं रुकी। समायरा अब अपना सर झुकाकर बस उस डायरी में कुछ लिखे जा रही थी। समायरा अब किसी अलग भाषा में कुछ बड़बड़ाने भी लगी थी। सेट पर मौजूद सभी लोगों को डर लगने लगा। तभी कुछ लोगों ने समायरा के करीब जाने की कोशिश की, तो समायरा अब एक पागल जानवर की तरह उन पर चिल्लाने लगी। उसका पूरा मेकअप उसके चेहरे पर फैल गया था। उसके बाल भी अपने आप बिखरने लगे और उसके चेहरे को ढकने लगे। समायरा अचानक बहुत ही ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। वहां खड़े सब लोग कांप उठे थे। उसकी भाषा को कोई नहीं समझ पा रहा था, पर कुछ सेकंड्स तक चीखने के बाद समायरा अचानक ही जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब समायरा उठी तो वो एक हॉस्पिटल में थी और उसके पास उस फिल्म की एक मेकअप आर्टिस्ट बैठी हुई थी। उस मेकअप आर्टिस्ट ने समायरा को सब कुछ बताया और उससे कहा कि समायरा के बेहोश होने के काफी देर बाद अथॉरिटीज को दिखाने के लिए डायरेक्टर ने उस शॉट की क्लिप को प्ले किया और उस क्लिप में समायरा के सर पर वही काला साया दिख रहा था जो उन्हें पहले सीन में दिख रहा था। वो काला साया कैमरे के एकदम पास आया और उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। इस घटना के बाद उस मूवी की शूटिंग को वहीं बंद कर दिया गया। समायरा का सपना तो टूट गया, पर वो खुशकिस्मत थी कि उसकी जान बच गई। वो काली परछाई किसकी थी और आखिर समायरा के साथ ही ये सब क्यों हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
जवाब है तो सिर्फ एक चीज का, कि रामोजी फिल्म सिटी वाकई हॉन्टेड है। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड विलेज, बेमनी गांव। वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड पायल की शादी हो रही थी। आज ही उसके घर पर पायल की शादी का कार्ड आया था। पायल का परिवार हिमाचल के बेमनी गांव से था और पायल की शादी भी उसी गांव में थी। वर्तिका बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार कोई पहाड़ी शादी अटेंड करने वाली थी। वर्तिका 2 दिन बाद ही अपना सामान लेकर बेमनी गांव पहुंच गई। गांव में घुसते ही वर्तिका पहाड़ों के नजारों में खो गई, पर तभी उसके सामने कुछ अजीब सा हुआ। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर एक पेड़ पर अपना सर मार रहा था और उसके सर से खून भी बह रहा था, पर आसपास के लोगों को मानो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वर्तिका को उस आदमी के पास जाने से भी डर लग रहा था, पर उसने हिम्मत करके जैसे ही उस आदमी को रोकने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाए, 2 लोग उस आदमी के पास पहुंचे और उसे बाजुओं से पकड़कर कहीं दूर ले गए। कुछ सेकंड्स के लिए वर्तिका सोच में पड़ गई कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आई, वर्तिका। वर्तिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड पायल खुद उसे लेने के लिए घर से बाहर आई थी। पायल के हाथों में लगी मेहंदी देखकर वर्तिका उस पागल आदमी के बारे में भूल ही गई और पायल के साथ उसके घर के अंदर चली गई। घर के अंदर घुसते वक्त वर्तिका ने देखा कि कुछ पंडित पायल के घर के बाहर नमक से एक घेरा बना रहे हैं। मंत्र पढ़ते हुए वो पंडित पूरे घर के आसपास नमक बिछा रहे थे। वर्तिका ने पायल से इसके बारे में पूछा तो पायल ने बताया कि गांव में शादी वाले घरों को ऐसे ही बचाया जाता है। बचाया जाता है? ये सुनकर वर्तिका के मन में और नए सवाल आ गए थे। वो अपने सवाल पूछ पाती कि उससे पहले ही घर की बाकी औरतें उन दोनों को खींचकर तैयार होने के लिए ले गईं। कुछ ही घंटों में पायल और वर्तिका भी तैयार हो गईं और सभी लोग शादी के लिए निकल गए। मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोग शादी की रस्में कर रहे थे। उसी रस्म के बीच पंडित ने पायल को मंडप में जल रही आग में घी डालने को कहा, लेकिन तभी पायल मंडप में बैठे बैठे अचानक से अपने सर को बाईं और दाईं तरफ हिलाने लगी। पंडित के दोबारा कहने पर पायल ने सीधा पूरा घी का डब्बा उठाया और उस आग के अंदर फेंक दिया। आग बहुत ज्यादा भड़क गई और पंडित का एक हाथ आग से जलने लगा। वर्तिका मंडप के पास ही बैठी थी और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देखते ही देखते पायल के हाथों का रंग काला पड़ने लगा और वो जोर जोर से अपने हाथों से जमीन पीटने लगी। घूंघट के नीचे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसके काले हाथ देखकर वर्तिका की हालत खराब हो गई थी। पर मंडप में बैठे लोग वहां खड़े होकर बस पायल को देख रहे थे। उनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। वर्तिका को यह बात और भी ज्यादा अजीब लगी। वो जब से बेमनी गांव में आई थी तब से कुछ ना कुछ अजीब घटे जा रहा था, जो वर्तिका के लिए तो बहुत डरावना था, पर बेमनी गांव के लोगों के लिए शायद आम बात लग रही थी। तभी वर्तिका को पायल की जोरों से चीखने की आवाजें आईं और उसका घूंघट उसके सर से हट गया। घूंघट के नीचे से जो चेहरा दिखा वो पायल का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल पड़ी थीं, बाल एकदम बिखर गए थे और उसके दांत नुकीले हो गए थे। वो एक पागल जानवर की तरह आवाजें निकाल रही थी। पायल का बड़ा भाई तेजी से मंडप से निकला और कहीं बाहर चला गया। वहां पर बैठे लोग अब भी बस शांति से पायल को देख रहे थे। वर्तिका से अपनी दोस्त की ये हालत देखी नहीं जा रही थी और वो हिम्मत करके उसके पास जाने लगी कि तभी पायल की मम्मी ने वर्तिका को रोक लिया और उससे कहा कि पायल बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बड़े पंडित जी बस आते ही होंगे। लेकिन देखते ही देखते पायल की हालत और खराब होने लगी थी। उसने अपने हाथों से अपने ही बालों को खींचना शुरू कर दिया और वो किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। वर्तिका की नजरें पायल से नहीं हट रही थीं। पायल का यह रूप देखकर वर्तिका कांप गई थी। उसे यह नहीं समझ आ रहा था
कि आखिर कोई भी पायल की मदद क्यों नहीं कर रहा है। उसने जोर लगाकर पायल की मम्मी से खुद को छुड़ाया और पायल के करीब चली गई। वर्तिका ने पायल से बात करने की कोशिश की और पायल थोड़ी शांत हो गई। पायल के शांत होते ही वर्तिका जैसे ही उसके करीब गई, पायल ने दोनों हाथों से वर्तिका के गले को पकड़ लिया और जोर से उसका गला दबाने लगी। उसी समय पीछे से किसी के कुछ मंत्र बोलने की आवाजें आईं और किसी ने पायल के ऊपर जल छिड़क दिया और पायल बेहोश हो गई। उसी के साथ वर्तिका भी बेहोश हो गई। जब वर्तिका की आंख खुली तो वो एक बेड पर सो रही थी। वो पायल के घर में थी। वो उठकर पूरे घर में देखने लगी, लेकिन पायल घर में थी ही नहीं। उसने पायल को आवाजें लगाना शुरू किया, पर उसे वो कहीं नहीं दिखी। तभी पायल की मम्मी वहां आ गईं और उन्होंने वर्तिका को कुर्सी पर बिठाकर उसे बताया कि कल रात पायल की शादी हो गई और वो अपने ससुराल जा चुकी है। उन्होंने वर्तिका से कहा कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो बेमनी गांव में होने वाली एक आम घटना थी। उन्होंने बताया कि बेमनी गांव पर कई सैकड़ों साल पुराना एक श्राप है। यहां पर प्रेत आत्माएं लोगों पर काबू पा लेती हैं। वैसे तो मंडप के बाहर भी सुरक्षा कवच बनाया गया था, पर किसी ने उस कवच को मिटा दिया था। इसलिए पायल पर एक बुरी आत्मा हावी हो गई थी। ये सब कुछ सुनकर वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पायल को फोन किया तो पायल बिल्कुल सही सलामत अपने नए घर में थी। वर्तिका उसी दिन बेमनी गांव छोड़कर अपने घर वापस चली गई। उस गांव और उस शादी को शायद वर्तिका कभी नहीं भूल पाएगी। क्या बेमनी सच में शापित है या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे दिल्ली में रह रहे एक अंकल के साथ हुई एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। 2012 दिवाली के शुभ उत्सव पर मेरे अंकल सुनील के साथ कुछ ऐसा अशुभ हुआ जिसकी वजह से वो उस दिवाली को कभी याद नहीं रखना चाहते। पूरा दिल्ली दिवाली की रोशनी में चमक रहा था। सुनील ने भी अपने परिवार के साथ इस उत्सव को खूब जम के सेलिब्रेट किया, पर उनको ऑफिस के काम से अर्जेंटली अहमदाबाद जाना था और देर रात में 4 बजे की फ्लाइट बुक्ड थी। एयरपोर्ट पर जाने के लिए उनको दिल्ली कैंट रोड से जाना था। कहते हैं दिल्ली कैंट एरिया इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है, पर ना ही वो भानगढ़ की तरह कोई खंडर है और ना ही उस जगह का कोई डरावना इतिहास है, बल्कि ये एरिया शहर के बीचों बीच किसी भी आम कॉलोनी की तरह ही है। और तो और ये इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स का घर भी है, पर फिर भी इस एरिया को काफी भयानक माना जाता है। सुनील को इसी एरिया से निकलकर एयरपोर्ट जाना था। ऊपर से दिवाली की रात अमावस की रात होती है और कहा जाता है कि इस रात भूत प्रेत की ताकत दुगनी हो जाती है। पर सुनील का इस रास्ते पर काफी आना जाना था और उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जिससे उन्हें डर लगे। रात के 2 बज रहे थे जब सुनील अपनी वाइफ को लेकर टैक्सी में एयरपोर्ट की ओर निकले। दिल्ली कैंट रोड के आते ही कुछ ही देर में सुनील को रोड के कोने पर खड़ी सफेद साड़ी में एक औरत दिखी जो अपने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही थी। सुनील ने सोचा कि इतनी देर रात ये औरत इस सुनसान रास्ते पर क्यों खड़ी है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला। टैक्सी ड्राइवर ने औरत के पास जाकर गाड़ी रोकी और सुनील ने उससे बोला, हम एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नीचे मुंह करके खड़ी थी और उसके खुले बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। सुनील ने फिर बोला, घबराइए मत, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। उस औरत ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तभी साथ बैठी सुनील की वाइफ को एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई और उनको चक्कर आने लगे। वो हांफते हांफते बोली, सुनील सुनील चलो यहाँ से, प्लीज चलो यहाँ से। सुनील ने बगल में देखा तो उनकी वाइफ का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्हें अब लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोला। और वो ड्राइवर उस औरत की तरफ देख रहा था और उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। तभी उस औरत ने अपना मुंह उठा के सुनील को देखा। सुनील ने उस औरत का भयानक चेहरा देखते ही ड्राइवर को जोर से हिलाया और चीखा, ड्राइवर गाड़ी भगा। ड्राइवर होश में आया और उसने तेजी से गाड़ी को आगे भगाया। खिड़की के बाहर वही औरत
गाड़ी के साथ हवा में भाग रही थी। सुनील ये देख के बहुत ही ज्यादा डर गए थे और बुरी तरह पसीने पसीने हो गए थे। सुनील की गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होगी, लेकिन वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। दिल्ली कैंट से बाहर निकलते ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सुनील की आंख अगले दिन हॉस्पिटल में खुली। उनको मालूम हुआ कि उनकी वाइफ कोमा में चली गई है और उस ड्राइवर की एक्सीडेंट होते ही मौत हो गई थी। करीब 4 महीने बाद उनकी वाइफ कोमा से बाहर निकली और अब दोनों ने वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करा। मगर उस दिन से लेकर आज तक सुनील दिवाली नहीं मनाते और उस दिल्ली कैंट वाले रास्ते के आसपास भी नहीं